ईरान के ये हमले इजराइल और अमेरिका के रिश्तों का भी इम्तिहान ले रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इन रिश्तों में एक नई दरार आने वाली है। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि उसकी दोस्ती सिर्फ अपने फायदे से होती है। उसे दुश्मनी तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन उसका दोस्त होना दुश्मन होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहां अमेरिका का फायदा होता है वहां वो जरूर मौजूद रहता है, लेकिन जहां अमेरिका का फायदा नहीं होता वहां से वो यू टर्न लेने में टाइम नहीं लेता। और अब इस युद्ध में भी ऐसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड, हम आपको बता रहे हैं, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करके इजराइल ने सबसे बड़ा और सबसे नया फ्लैश पॉइंट बना दिया है। इससे ईरान बौखला गया है। सबसे ज्यादा हमले वो मिडिल ईस्ट तमाम देशों पर इजराइल पर करने लगा है। अब सीधा गैस फील्ड्स को टारगेट कर रहा है। इससे ईरान को कम बल्कि अमेरिकी हितों को अब ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन में जिन ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने जवाबी हमले किए, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में अमेरिका की ही बड़ी भूमिका रही है। तो चोट कहां लग रही है आप समझ रहे होंगे। अमेरिकी कंपनियां आज भी इन देशों में पार्टनर की तरह काम करती हैं और ये देश भी अपना कच्चा तेल और नेचुरल गैस डॉलर में ही बेचते हैं। लेकिन अब अगर इन देशों में तेल और गैस से जुड़े ढांचों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये नुकसान सिर्फ इन देशों का नहीं बल्कि ये नुकसान अमेरिका का भी है। और खास तौर पर तब जब इन ऑयल रिफाइनरीज में, इन गैस फील्ड्स में अमेरिकन कंपनीज का स्टेक है। और इसी तरह से अब अमेरिका को शायद ऐसा लगने लगा है कि उसके इस नुकसान के लिए इजराइल जिम्मेदार है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने एक नए बयान में यह कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के मकसद अलग अलग हैं। सोचिए, अब तक ये दोनों देश मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे थे, लेकिन आज एक ही झटके में अमेरिका ने अपने मकसद को इजराइल से अलग कर लिया। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? इसे अंग्रेजी में एग्जिट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जहां एक देश अपना नुकसान कम करने के लिए अपने सहयोगी देश से हाथ छुड़ा लेता है। और अमेरिका भी शायद यही कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने में और इजराइल में अलग अलग उद्देश्य देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है और बहुत लंबे समय से कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होकर इजराइल के जाल में फंस गया है। और वेस्टर्न मीडिया में तो शुरू से ही कई ऐसे लेख लिखे गए जिसमें सीधे सीधे इशारा किया गया कि यह नेतन्याहू की जंग है, जिसमें ट्रंप ने अमेरिका की सेना को झोंक दिया है। और अब चर्चा यह हो रही है कि क्या इजराइल ने वाकई अमेरिका को धोखा दे दिया है। यह चर्चा इतनी खुलकर हो रही है कि इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी, और यही बात एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी। इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात पर बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया था और यह कहा था कि वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। गल्फ न्यूज का तो यह भी दावा है कि कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान जैसे देश भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे और उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल इस बार भी मिले हुए हैं। और पार्स गैस फील्ड पर हमला करना अमेरिका का भी फैसला था, मिलकर फैसला लिया था, लेकिन नुकसान देखते हुए अमेरिका अपने आप को स्ट्रैटेजी के तहत इस हमले से अलग कर रहा है। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद सामने आकर यह कहना पड़ा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि समझिए, अगर यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाएगी तो खाड़ी के ये तमाम देश जो अब तक अमेरिका का साथ दे रहे हैं, वो इसी बात पर उखड़कर एक बार में झटका भी दे सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिका के दबाव में दिया हो? अगर यह बात साबित हो जाती है कि अमेरिका को इजराइल के हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, तो इससे खाड़ी के सहयोगी देश अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यही लगेगा कि अमेरिका उनके साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ है, क्योंकि एक ऐसे गैस फील्ड पर यह हमला हुआ है जिसमें सिर्फ ईरान की हिस्सेदारी नहीं थी बल्कि कतर की भी हिस्सेदारी थी। और यहां से पूरी दुनिया का, एक तरफ से आप समझ लीजिए, गैस की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। और ये खाड़ी देश सोचेंगे कि उनके साथ सिर्फ धोखा हुआ है।
ओमान तो ये बात कहने भी लगा है। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति से नियंत्रण खो दिया है, जिसका साफ इशारा है ये है कि ओमान को लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति इजराइल चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ विश्लेषण के तौर पर छन कर आ रही हैं। ये बात इस युद्ध में शामिल सभी देश अब महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस पर भी सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका अपनी मर्जी से शामिल हुआ, ना कि इजराइल के कहने पर, क्योंकि ये भी बड़ी चर्चा थी। वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे नेता नहीं है जिन्हें कोई युद्ध में शामिल जबरदस्ती करवा ले। अब तक दुनिया यही सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का युद्ध अलग है, इजराइल का युद्ध अलग है, और क्योंकि दोनों देशों का युद्ध ईरान से चल रहा है, इसलिए कुछ हमलों में उन्होंने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। बात यहां तक आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध एक है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कल को अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करता है तो इसकी पूरी संभावना है कि इजराइल इस युद्ध को जारी रखे, क्योंकि इजराइल मानता है कि उसका युद्ध अमेरिका के युद्ध से अलग है। यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या ऐसा करके इस युद्ध में अमेरिका के लिए बाहर निकलने का, एग्जिट का रास्ता तैयार किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल में एक बड़ा फर्क क्या है, वो ये कि अमेरिका को अपनी छवि ज्यादा प्यारी है, जबकि इजराइल को उसका मकसद ज्यादा प्यारा है। इजराइल ये युद्ध अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसे ये युद्ध जीतकर महान नहीं बनना है, बल्कि उसे सिर्फ ईरान को बर्बाद करने से मतलब है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका दुनिया की नजरों में एक महान देश बनकर रहना चाहता है, सुपर पावर। वो इस युद्ध में भी ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से खत्म करके ये दिखाना चाहता है कि उसने दुनिया की शांति के लिए कितना बड़ा काम किया। और अगर बीते दिन आपने पीट हेग्सेथ को सुना हो तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे ने उनसे आकर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक आज शहीद हो रहे हैं ताकि इन बच्चों को न्यूक्लियर फ्री ईरान मिले। ऐसे में अगर इजराइल पर यह आरोप लगता है कि उसने अमेरिका को धोखा दिया, उसे बिना बताए ईरान की गैस फील्ड पर हमले किए, दुनिया में कच्चे तेल नेचुरल गैस की आपूर्ति को खतरे में डाल दिया, तो इन आरोपों से इजराइल को कोई डर नहीं लगता। वो तो कह रहा है ये हमारा फैसला था, हमने किया है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अगर कल को अमेरिका पर यह आरोप लगा कि उसने ईरान के से युद्ध के चक्कर में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा किया, तो इसे अमेरिका की जो महान देश वाली छवि है वो टूट जाएगी कांच की तरह, और ऐसा वो कभी होने नहीं देगा। इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका के कहने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दिए हों। यह थ्योरी इसलिए भी ज्यादा उठ रही है क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में अब एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है। यह युद्ध है वैचारिक टकरावों का, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का समर्थन कर रहे हैं और भारी तादाद में, और राष्ट्रपति ट्रंप के वो साथ भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनमें भी जो नेता विरोध कर रहे हैं वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। तो बड़ी स्क्रीन पर हम आपको यही दिखाने वाले हैं आज कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो इस वक्त अमेरिका में भी अलग राय रख रहे हैं। पहला नाम है जो केंट का, जिन्होंने अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप देखें तो इनका आरोप यह है कि ट्रंप इस युद्ध को इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। जो केंट, वही शख्स जिनका नाम सबसे पहले गूंजा। दरअसल अगर आप देखिए तो ये क्या काम करते हैं, ये अमेरिका में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है, और उसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आतंकी देश होने के ही आरोप पर अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहा है अमेरिका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा नाम है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का। अब ये क्या कह रही हैं? ये कहा है इन्होंने कि इस युद्ध में अमेरिका के मकसद इजराइल से अलग है। साफ कह रही हैं वो कि इजराइल अलग तरीके से युद्ध लड़ रहा है। तुलसी गबार्ड वही नेता है जिन्होंने साल 2019 में नो वॉर विद ईरान की टी शर्ट लोगों को दी थी। 6 जनवरी 2020 को उन्होंने लिखा था कि इराक और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाना चाहिए।
उनका मेन एजेंडा ही यही था कि हमारे सैनिक दूसरे देशों के युद्ध क्यों लड़े। यही नहीं, साल 2018 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था नो मोर प्रेसिडेंशियल वॉर्स एक्ट। इसमें यह प्रावधान शामिल था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश में युद्ध शुरू करने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अमेरिकी संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। और उस वक्त तुलसी गबार्ड ने इस प्रस्ताव का समर्थन तक किया था। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं तो उन्हें इसके खिलाफ माना जा रहा है। और ये जो बीच में आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये वही टी शर्ट है जिसमें नो वॉर विथ ईरान साफ साफ लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस चीफ है ये अमेरिका की। तीसरा नाम जो इस युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। अगर आप ध्यान से देंगे तो जेडी वांस इस युद्ध में कहीं नजर नहीं आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। जेडी वांस ने तो यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे और समय तक फंसा देने वाले ऐसे युद्ध में नहीं झोंकेंगे जैसा पहले के कई युद्धों में हुआ है। और अगर आपको याद हो तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जेडी वांस हो, चाहे तुलसी गबार्ड हो, चाहे पूरी इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी हो, विचारधारा हो, चुनावों के दौरान इन्होंने हर मोर्चे पर यही दावा किया था कि अमेरिका के इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी सैनिकों को दूसरों के युद्ध में झोंक दिया। पैसा का, जान माल का अमेरिका को नुकसान हुआ, जबकि वो युद्ध अमेरिका के थे ही नहीं। और ऐसे में जब ट्रंप सरकार ये युद्ध आज छेड़ चुकी है और आज 21वां दिन इस युद्ध का हो गया है, तो ये तमाम आवाजें इस युद्ध के लंबे खिंचने के खिलाफ सामने आ रही। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध से बाहर निकला तो ये उसकी हार होगी, तो ऐसे लोगों को अमेरिका का पूरा इतिहास नहीं पता है। अफगानिस्तान 20 साल तक अमेरिका ने युद्ध लड़ा और जब वो इस युद्ध में तालिबान को खत्म नहीं कर पाया तो उसने इसका सारा कसूर अफगानिस्तान की सरकार, सेना पर डाल दिया। ये कहा कि अमेरिका ने तो अफगानिस्तान की सेना को तालिबान से लड़ने के लिए ट्रेनिंग, हथियार दोनों दिए, लेकिन अफगानिस्तान ही इस युद्ध में जीत नहीं पाया और अमेरिका की सेना 2021 में वापस अपने देश लौट गई। इसी तरह वियतनाम वॉर 20 साल तक चला था और इस युद्ध में भी जब अमेरिका हारने वाला था तो उसने इसका सारा दोष दक्षिण वियतनाम की सेना पर डाल दिया। यह कहा कि सेना के अफसर परिवारवाद, भ्रष्टाचार से घिरे हैं, इसलिए अमेरिका क्या ही कर सकता था। और फिर इस युद्ध में भी अगर ईरान टिका रहता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल पर अपनी जिम्मेदारी डालकर वापस लौट जाएगा। आपने अभी से ही सुना है, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरान के जो नेता हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान की सत्ता अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई के पास आ चुकी है, लेकिन अब तक उनका नया वीडियो, अब तक जो हमने देखा था उनकी पुरानी ही तस्वीरें आ रही थी, अब एक नया वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये वीडियो मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद का है या उससे पहले का है, ये भी साफ नहीं है। इस बीच उनकी धार्मिक योग्यता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सुप्रीम लीडर के पद के लिए उनके पास काबिलियत है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है और मुश्तबा खामनेई के रिलीजियस टीचिंग का एक पुराना वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो मुश्तबा खामनेई के दरसे खारिज से जुड़ा है। इस्लाम में दरसे खारिज मजहबी तालीम का सबसे ऊंचा दर्जा है। इसे पूरा करने के बाद ही कोई आयतुल्लाह बनता है या मुज्तहिद जैसा पद या उपाधि हासिल करता है। मुश्तबा खामनेई के इस पुराने वीडियो को जारी करने का मकसद भी साफ है। इससे वो साबित करना चाहते हैं कि मुश्तबा खामनेई न सिर्फ राजनेता हैं बल्कि इस्लाम के बड़े विद्वान हैं, मुज्तहिद यानी दीन के सुधारक और आयतुल्लाह भी है, क्योंकि मुश्तबा खामनेई के पास दरसे खारिज पढ़ाने की योग्यता है, जो कि ईरान में सर्वोच्च नेता बनने के लिए एक अनिवार्य धार्मिक शर्त है। इस वीडियो में मुश्तबा खामनेई इस्लामिक कानून यानी शरीयत से जुड़े जटिल सवालों को सुलझा रहे हैं, शांत भाव से सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो से यह साबित किया जा रहा है कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी नहीं बल्कि इस्लाम के विद्वान भी हैं। अब यह छवि उनकी धार्मिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और मुस्लिम उम्मा के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए गढ़ी जा रही है, ताकि उन्हें पूरे इस्लामिक जमात का समर्थन मिल सके। इसीलिए अब मुश्तबा खामनेई अपनी सत्ता को सिर्फ राजनीतिक ताकत से नहीं बल्कि धार्मिक प्रमाणों से भी सुरक्षित करना चाहते हैं।